हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का, वहां की जो मौजूदा सूरत हाल है और इसी हवाले से ना सिर्फ जो सिफारती इस वक्त एफ़र्ट्स हो रहे हैं कि वहाँ जो जंग बंदी है उसको ख़त्म किया जाए, और साथ में जो पाकिस्तान की तरफ से ताज़ा तरीन बयानात भी सामने आए हैं। एक तरफ तो अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो तालिबान की जो पेश कदमी है वो जारी है, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पिछले 3 दिनों के अंदर बहुत शदीद लड़ाई रही है, और कहा यह जा रहा है कि 4 सूबाई दारुल खिलाफे ऐसे हैं जिनके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इनमें शुमाली अफ़गानिस्तान का सूबा कंदूज भी शामिल है। अब मुल्क के दीगर हिस्सों में जो लड़ाई है अफ़गान फोर्सेस में और अफ़गान तालिबान में वो जारी है, और इसी के साथ साथ अगर हम दुनिया की बात करें या ख़ित्ते की बात करें तो बहुत ऐसी कोशिशें इस वक्त हो रही हैं कि जंगबंदी को रोका जाए, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाज़े कर दिया गया है कि वो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक सहूलतकार का यानी फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर सकता है, गारंटी नहीं दे सकता, यानी कि ज़मानत पाकिस्तान किसी तरह की नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े किया, उन्होंने ही ये बात की कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का क़याम है इस हवाले से एक अहम स्टेक होल्डर है, मगर वो कोई हतमी गारंटी नहीं दे सकता। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा कि जो इस वक्त जारी खाना जंगी है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो ताकत के ज़ोर पे उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मसले का हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान जो है ये एक ऐसे वक्त में आया है जब सफारती कोशिशें जो है वो ज़ोर पकड़ रही हैं। अगले 2 रोज़ के अंदर दोहा के अंदर बहुत अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस और अमरीकी नुमाइंदे ज़ालिम खलीलज़ाद भी शरीक होंगे। 2 रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई उसके अंदर पाकिस्तान को शिरकत की दावत नहीं दी गई, और इसके ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए गए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अफ़गान अमूर के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा जो पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं यूनाइटेड नेशंस में। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर मलिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर मलिया, आप किस तरह देख रही हैं जो एक UN के अंदर इतना अहम इजलास हुआ, पाकिस्तान को वहाँ बुलाया नहीं गया, और उसके बाद जो हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है, क्या वो कुछ दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है कि उनको दोबारा ये बात करनी पड़ी? मेरा ख्याल है इस वक्त बयानात से ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो ये है कि सबकी नज़रें लगी हुई हैं दोहा पे। जैसे कि आपने कहा आरफा, परसों यानी कि 11 अगस्त को एक्सटेंडेड ट्रोइका की मीटिंग है जिसमें कि पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका आपस में मिलेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों फरीकैन जो हैं जो दोहा में बैठे हैं जिनके नुमाइंदे, उन पे क्या प्रेशर डाला जा सकता है, उनसे क्या कहा जा सकता है। उससे पहले एक दिन पहले यानी कि कल एक और अहम मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, और वो मीटिंग है रीजनल स्टेट्स की, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं उनकी, और इसमें UN भी शामिल होगी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो तज़ाद पैदा हो रहा है वो है, या गैप पैदा हो रहा है वो है बिटवीन द बैटलफील्ड जहाँ पे तालिबान अपने रैपिड गेन्स कर रहे हैं, और द नेगोशिएटिंग टेबल जहाँ पर एक स्टेलमेट है। तो मेरा ख्याल है आप ये देखेंगी अगले 2 दिन, मैं तो इसको समझती हूँ कि ये लास्ट डिच एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि किसी तरह से दोनों फरीकैन को आमादा करें कि जी आप सब्सटैंड ज़रूरी ये है जी ताहिर साहब, आई थिंक वी जी डॉक्टर मलिया।
माफ मैंने करिएगा, कहा we lost your जरूरी voice यही for है, a little while. जी, मैंने कहा ज़रूरी ये बात है कि दोनों फरीकैन पे प्रेशर डाला जाए। एक तो ज़रूरत एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की है, इसलिए कि आपको पता है तालिबान ने कहा है कि हम सीज़ फायर या कोई सीरियस जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ़ एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट से करेंगे, रिपब्लिक के जो नुमाइंदे हैं इनसे नहीं करेंगे। तो मेरा ख़्याल है ज़रूरी है कि तालिबान पे भी प्रेशर डाला जाए कि जो वो मिलिट्री ऑफेंसिव्स कर रहे हैं उसको पॉज़ करें और मुज़ाकरात को एक चांस दें। बिल्कुल सही जी। सब ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर मलिया ने कहा कि अब इंटरनेशनल एफर्ट्स तो हो रहे हैं मगर वहाँ स्टेलमेट नज़र आ रहा है। बैटल फील्ड का उन्होंने जिक्र किया, लगता है कि रोज़ बरोज़ अफगान तालिबान जो है वो आगे बढ़े, मगर गुज़िश्ता हफ्ते भी जब हमने आपसे बात की तो आपने जिक्र किया कि जो अब एयरफोर्स की तरफ से रिटेलिएशन हो रही है, यूएस अमेरिकन फोर्सेस भी जो एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ा है? अब क्या सूरत हाल है इस वक्त अफगानिस्तान में, और ख़ास तौर पे ये बताइएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो इस वक्त काबुल हुकूमत के बयानात हैं और अफगान तालिबान के बयानात हैं वो मैच नहीं कर रहे। अब क्योंकि एक तरफ कुछ तजाद भी मिलता है कि कहाँ कहाँ कब्ज़ा हो गया और कहाँ कहाँ लड़ाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। सबसे पहले जाएंगे अमेरिका के कि कितने उस पर असर हुआ है। असर तो होता है, कैजुअल्टीज़ भी होती है, लेकिन जब शहर में ये दाखिल होते हैं फिर अमेरिकन बमबारी का असर नहीं होता। और अमेरिकन थोड़े से फिर सेंसिटिविटी भी उनकी होती है कि शहर में ज़्यादा बॉम्ब अफगान करते हैं। जब कुंदूज उन्हें ले लिया 2 दिन पहले, तो वहाँ जो स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें आग लग गई थी। जो मनी वो जो बाज़ार है मनी चेंजर्स की, तो उसमें आग लग गई थी। लेकिन अमेरिकन के लिए मुश्किल होता है कि शहर के अंदर फिर वो बॉम्बिंग करे, और शहर पर वैसे भी असर नहीं होता। लेकिन एडवांस जब तालिबान करते हैं तो कभी कभी उसको हट करते हैं, लेकिन इतना नुकसान तालिबान को उसकी एडवांस को नहीं रोका। आज उन्होंने समंगान का दावा किया है, और ये जो आप कह रही है कि कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आती है वो जंग में होगी, ये बयान सराहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि तालिबान अब बड़े होशियार हैं। वो इमीडिएटली मसलन शिबरगान का जब जिक्र आया, जोज़जान का जो कैपिटल है उसका जो मरकज़ है, तो उसमें जनरल दोस्तम के घर वो चले गए। जनरल दोस्तम के महल से जनरल दोस्तम की यूनिफॉर्म को ला करके एक तालिब ने करके सलूट भी किया। तस्वीर फिर उन्होंने वायरल कर दी। तो उसका तो इनकार आप नहीं कर सकते ना कि तालिबान उसके घर के अंदर ना गए हों। तो मसलन अब इसका किस तरह इनकार करेंगे? स्पिन बोल्दक का या इस्लाम कला का ईरान के साथ किस तरह इनकार कोई कर सकता है? ताजिकिस्तान बॉर्डर के साथ शेर खान बंदर का कैसे आप इनकार कर सकते? किसी ने तो अभी तक नहीं किया। तो मेरे ख्याल में और तालिबान की जो स्ट्रेटजी है मेरी नज़र में वो बड़ी कामयाब है। किसी ने भी माजी में नहीं सुना कि तालिबान का शुमाल में नफूज़ है, असर है, उनके फाइटर्स है। तालिबान तो 1994 में कंदहार के लिए मुल्ला उमर ने उसको बनाया था, लेकिन कंदहार से होते हुए, और शुमार का तो नाम भी नहीं था। मुल्ला अख्तर मंसूर ने पहली मर्तबा शूरा में शुमाल से 3 लोग लिए थे, और वो भी सिर्फ उनके नाम आ गए और बाकी कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उनका फोकस सारा शुमाल पे है। ये तासुर दूर करना है तालिबान ने इसी हम लोग के वो सिर्फ पश्तून नहीं है। अक्सर पश्तूनों का ना तालिब पश्तून है, और पहले वो नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस पश्तून, बल्कि वो तो ज़्यादा मजबूत हो गए। हाँ। ये जो उनका वहाँ पर कारी फसीउद्दीन के नाम से जो शुमाली सूबों का जो इंचार्ज है, उसके बारे में जो मैंने सुना है तालिबान के लोगों से, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो न सिर्फ अब शुमाल के जो मशरकी सूबे हैं उनको भी वो देखता है। और शुमाल के लोगों के इसका एक साबिक बदख्शान के गालिबन थे इसके गवर्नर पहलवान के नाम से, उससे मैंने खुद यह सवाल किया था जब ये थोड़े थोड़े आ गए थे, अब तो बहुत ज़्यादा आ गए शुमाल में, कि ये क्या अचानक। वो कह रहे कि हम मौजूद थे लेकिन हम एक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। जब कुंदूज पे 2015 में पहली मरतबा हुआ ना कब्जा, और फिर 2016 में हुआ, उस दिन लोगों को हैरान कर दिया था। हालांकि कुंदूज जो है, कुंदूज में 50% पश्तून है, वाहिद सूबा है शुमाल का जिसमें 50%। तो लिहाजा अब तालिबान बड़े बड़े स्ट्रेटजी शुमाल के अलावा फिर गए साउथ में, माफ़ कीजिएगा वेस्ट में, ईरान के करीब। सही, और हाँ। फिर वो जिस तरह कला का मेरा जिक्र है, वो फिर कल वो ईरान का दूसरा सूबा जो है निमरोज का, उसका कैपिटल भी वो कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसको उन्होंने भी छोड़ा है, जो पाकिस्तान के साथ सिर्फ स्पिन बोल्दक जो जुनूब में उनको लिया है, इस तरफ अभी वो नहीं आ रहे। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से। जी ताहिर साहब, अब अफ़गान तालिबान को मतलब कि अगर ऑब्वियसली सबकी इस वक्त कोशिशें यही हैं कि सिफारती कोशिशों से मसले का हल ढूंढा जाए, क्या अफ़गान तालिबान भी इस तरह सोच रहे हैं या उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ है? क्योंकि सबको जो उम्मीदें थी अभी तक या अफ़गान तालिबान के हवाले से जितनी भी प्रोजेक्शंस हुई थी वो तो अब तक सब गलत साबित हुई हैं, मगर वो क्या सोच रहे हैं? क्या उनका भी कोई इरादा है कि कभी वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे, और बैठेंगे तो अंडर व्हाट कंडीशंस? उनकी पोजीशन तो मैच पे अब मजबूत हो गई है, लेकिन वो बैटलफील्ड पे नहीं, लेकिन बैटलफील्ड को बुनियाद बनाएंगे ना। नहीं, पर वो बैठेंगे, हाँ जी, बैटलफील्ड को बुनियाद बनाएंगे उनका, चूंकि ये जो मसला है ना बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का, वो एक नुक्ते पे है, और नुक्ता ये है, जो पॉइंट है तालिबान का, कि ये हुकूमत नहीं रहेगी, और ये पब्लिकली उन्होंने कहा है, और वो ये अब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो किसी की अब नहीं मानेंगे, किसी की भी वो नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कल एक मीटिंग है, उसमें सही कहा डॉक्टर साहिबा ने कि वो कतर की मेज़बानी में हो रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, यूनाइटेड नेशन भी है, उसमें ट्राइका, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान भी है, और उसमें रूस भी है, और उसमें यूनाइटेड नेशन भी है। लेकिन पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा, तालिबान किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तालिबान की मेंटेलिटी को समझना चाहिए, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। और इस वक्त जो है, इस वक्त इख्तियार और कंट्रोल और जो डोमिनेशन है, जो तवज्जो है दुनिया की, वो तालिबान की जो मिलिट्री वो है उस पर है। और मेरा नहीं ख्याल कि मीटिंग होगी, मिलेंगे, हाँ, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर मलिया, अब ताहिर साहब तो जो अब तस्वीर कशी कर रहे हैं वो कोई इतनी हमें पॉजिटिव या क्या कह सकते हैं, होपफुल नहीं लगती, बट आपके ख्याल में अब मतलब कि बहुत बात होती है, एंड ऑब्वियसली आप भी बहुत दफ़े ये कह चुकी हैं कि सिफारती कोशिशों की ज़रूरत है, ख़ित्ते के सब लोगों ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होंगे तो मसले का हल निकलेगा, मगर क्या आपके ख़याल में ये कैसी सूरत हाल है जिसके अंदर या कौन सी कंडीशंस हैं कि अफ़गान तालिबान भी और काबुल हुकूमत को भी मेज़ पर बिठा के कोई बात ऐसी हो सके जो आपने स्टेलमेट का जिक्र किया कि उसको तोड़ पाएंगे? देखिए आरफा, इसके दो पहलू हैं। एक तो जाहिर है अशरफ गनी की हुकूमत के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि पिछले महीने जो उनका नुमाइंदा था मुज़ाकरात में, अब्दुल्ला, उन्होंने एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की पेशकश की। मैं समझती हूँ उसमें एक पॉसिबिलिटी है, अगर इसको आगे हम लेके जाएं, ताकि एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढा जाए अशरफ गनी के लिए, और इससे फिर मुज़ाकरात आगे चलें। दूसरा पहलू है कि तालिबान का कैलकुलस क्या है, यानी कि उनका कैलकुलस में क्या उनके लिए अहम है कि जो उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है उसको वो बरकरार रखें। डू दे वांट टू लूज इट और डू दे वांट टू कीप इट? दूसरा, आपको पता है एक मेजर डिमांड तालिबान का यही रहा है दोहा में भी, और वैसे भी जब उन्होंने बातचीत की अमेरिका से, या जब हमसे बात करते हैं या चीन से, वो कहते हैं कि जी आप हमें यूएन सैंक्शंस लिस्ट से डी लिस्ट कराएं। वो उनके लिए अहम है, इसलिए कि उस पर उनकी मोबिलिटी डिपेंड करती है, उस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन पे। तीसरी चीज़, अगर उनके कैलकुलस में ये भी है कि मुस्तकबिल में चाहे वो कब्जा कर भी लेते हैं अगर, तो क्या उनके लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस इम्पॉर्टेंट होगी या नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ अगर ये तीन चीज़ें उनके लिए अहम हैं तो शायद वो रिस्पॉन्ड करेंगे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिकॉज देखें आरफा, एक इंटरनेशनल कंसेंसस तो बहुत साफ नज़र आ रहा है, और वो इंटरनेशनल कंसेंसस उसकी आपने देखी थी एक्सप्रेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की भी पिछले हफ्ते। और वो कंसेंसस क्या है? वो कंसेंसस यही है कि जी आप मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल ढूंढें। नंबर दो, इंटरनेशनल अपोजिशन है जिसका कि पाकिस्तान भी एक हिस्सा है, कि एमरेट को आप फिर से रिवाइव नहीं कर सकते या री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाई जाए ताकि अफगानिस्तान फिर से खाना जंगी की तरफ ना जाए। देखें, चाहे तालिबान कब्जा भी कर लें, चाहे वो हफ्तों में करें, महीनों में करें या ज़्यादा देर लगे, और मैं नहीं समझती कि इतना रैपिड होगा, इतना आसान होगा उन्हें काबुल पे कब्जा करना। मगर खैर फ़र्ज़ कीजिए वो कर भी लेते हैं, मगर उसके बाद देखें एक पीस एंड सिक्योरिटी अगर आनी है अफगानिस्तान में, तो तालिबान को भी तो ये एहसास होगा या होना चाहिए
کہ اس کے لیے آپ کو اور لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا ان این انکلوسو گورنمنٹ. تو ان کے جو بیانات ہیں طالبان لیڈران کے بیانات میں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم مونوپلائز نہیں کرنا چاہتے اقتدار کو, پار کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ وقت یہ آ گیا ہے کہ دوحہ میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور یہ بہت اہم ہوگا. سو ہم نے دیکھنا یہ کہ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو ڈاکٹر ملیحہ پھر بیسکلی جو یہ ہے کہ اگر کچھ اب ہو سکتا ہے تو یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی طرف سے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, دیر ہیو ٹو بی کیرٹس فار دی افغان طالبان. اگر مطلب کہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ان کی موبلٹی کے مسائل کو حل کریں, کوئی ایڈ کی کمٹمنٹ ہو, ٹرانزیشن حکومت پہ تو شاید وہ دباؤ ڈال کے کابل حکومت سے کر لیں. جی دیکھیں عارفہ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, دونوں چیزیں اہم ہیں, انسینٹیوز بھی یعنی کہ کیرٹ, اور ڈس انسینٹیوز بھی یعنی کہ اسٹک. تو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو پیغامات آ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے, وہ تو یہی آ رہے ہیں نا, جس طرح یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیو عالم خلیل زاد نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ فورس سے قبضہ کرتے ہیں کابل پہ تو آپ پرایا ریاست بن جائیں گے, آپ کو بالکل ہم ڈس انگیج کریں گے آپ سے اور آپ کو ریکگنیشن نہیں ملے گی. تو یہ تو ایک ڈس انسینٹیو ہو گیا نا. پھر ایک انسینٹیو کا بھی ایک پیکج ہو سکتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ دوحہ میں سب سے اہم چیز یہی ہوگی کہ یہ سامنے رکھا جائے تاکہ ان کو احساس ہو طالبان کو کہ they will be a price that they will pay if they go for a military option, but on the other hand they may be an advantage if they go for a political solution. بالکل سے طاہر صاحب آپ اتفاق کریں گے جو ڈاکٹر ملیحہ نے بات کی کہ کچھ جو ان کے مسائل ہیں یا جو ان کے کنسرنز ہیں, جیسے موبلٹی کا ایشو ہے, یو این کی لسٹ ہے, ایڈ کی کمٹمنٹ ہے, اس سے از دس واٹ دی افغان طالبان آر لوکنگ فار آپ کے خیال میں؟ اب نہیں پہلے تھا لیکن وہ میں نے طالبان ترجمان سے سہیل شاہین سے پوچھا, اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اس وقت یہ والی نہیں تھی جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس نے کہا آئس بریک ہو سکتی ہے 2 پہ اگر یہ ہو جائے, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے ڈی لسٹنگ اور دوسرا جو کیا نہیں قیدیوں کی رہائی. طالبان جس شہر میں داخل ہوتے سب سے پہلے وہ جاتے جیل, بالکل, اور اپنے لوگوں اور یہ جو بڑے شہروں میں جیل توڑے ہیں تو تقریباً جس کا ان کا ڈیمانڈ تھا کہ 7,000 کے لگ بھگ جو باقی ہے اس میں آدھے سے تو زیادہ انہوں نے خود نکال دیے ہیں. اور یہ سینکشن ہے نا, یہ اس کی اہمیت اب نہیں رہی. کتنے طالبان نے, سعودی عرب تو ویسے بھی عمرہ حج بند ہے, تو کتنے ممالک جائیں گے جن کو یہ جنہوں نے جانا ہے ان پہ سینکشن نہیں ہے, جو قطر والے پھر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اہم تھی پہلے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ, اب نہیں رہی. تو اب طالبان میرے خیال میں اس اسٹیٹنگ جو ابھی جاری ہے میرا نہیں خیال. جی ڈاکٹر ملیحہ یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ جو سینکشنز لسٹ پہ ان کا بہت ہی میجر ڈیمانڈ رہا ہے, یہ صرف ٹریول بین نہیں ہے, اس پہ ایک بین ہے فنڈ ریز, یعنی کہ پیسہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. ان کا ایک یہ بھی بین ہے اس میں کہ آپ جو ہیں اور مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین ہے, یعنی کہ آرمز نہیں جا سکتی ہیں فار ایگزامپل طالبان کو. تو میں نہیں سمجھتی کہ طالبان کے لیے اتنا انسگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں ابھی تک تو ان کو تو بہت ہی انٹرسٹ تھا اس میں کہ ان کی ریکگنیشن ہو. آفٹر آل طالبان مووڈ they transition from a terrorist entity جو کہ دنیا ان کو سمجھتی تھی to a political actor, legitimate political actor. تو کیا وہ کھونا چاہیں گی یہ سٹیٹس؟ تو میرے پاس جواب اس کا نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی کیلکولس میں ایگزیکٹلی کیا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان کے اندر جو ان کی بہت ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بہت 2 سینئر لیڈرز جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی سیاست کی, اور اسی حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ مستقبل ہے اس صوبے کے اندر,
क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और साबिक़ वफाकी वज़ीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने नवाज़ लीग जो कुछ हफ़्ते पहले छोड़ी थी, काफ़ी अरसा हो गया, तो उसके बाद अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्वेटा में एक जलसे के दौरान इन दोनों को पीपीपी के अंदर वेलकम किया और साथ में ये दावा भी किया कि अब उनकी जमात बलूचिस्तान से अपना वज़ीर आला मुंतखब करवाएगी। साथ में ये भी इत्तला जो है वो आ रही है बार बार कि जो वज़ीर आला है बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सूबाई इख्तियारात के हवाले से, सूबाई क़यादत के हवाले से इख्तलाफात जारी हैं। उनकी अपनी जमात के अंदर भी काफ़ी शिकायत पाई जाती हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये बताइएगा कि कितनी अहम थी जो ये सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? क्या सचमुच ये कोई बहुत एक बूस्ट मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, या कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिर्फ अपने जालों का वो जो कहते हैं ना खून गरमा रहे थे जलसे में इस तरह की गुफ्तगू करके? बहुत शुक्रिया। देखिए बलूचिस्तान की सियासत तो आप खुद भी लिखती रही हैं और आपको ज़्यादा मालूम है कि बलूचिस्तान की सियासत एक ख़ास मरकज़ को देख रही होती है, ख़ास मरकज़ के ताबे होती है। और अगर पीपल्स पार्टी की कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बेहतरी आ जाती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ठीक ठाक फ़र्क पड़ेगा और ठीक ठाक लोग आना शुरू हो जाएंगे। शायद मेरे ख्याल में बाप के इस वक्त जो बाप पार्टी है उसमें से सारे लोग भागना शुरू हो जाएंगे। हम अगर आईजीआई का खुद ये सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उन्होंने खुद भी अपनी तकरीर में कहा कि आईजीआई के साथ जो है हमने नवाज शरीफ को आगे किया और शहीद भुट्टो की बीवी की हमने हुकूमत को उल्टाया और गुलाम इसाक खान थे इसमें, तो उन्होंने खुद इंकशाफ किया ये कि हम थे। उसके बाद सब नवाज शरीफ के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, तो उसके बाद ये काफ लीग बन गई, फिर नवाज शरीफ के साथ लोग आ गए, फिर ये मामला चलता रहा और बिल आखिर पीपल्स पार्टी के 2008 में अगर आप देखें सीटें उनकी जो है टिकट होल्डर जो थे उनके 7 लोग थे और वो भी 7 लोग कामयाब इसलिए हुए कि कॉम्प्रेस जमातों ने जो है बाइकाट किया था। अब कॉम्प्रेस जमातें जब बाइकाट करेंगे तो 2800 पर अगर एक बंदा कोयटा से इलेक्ट होके आएगा तो इसका मतलब ये है कि वॉकओवर मिला उनको और उसके बाद सारे लोग उनके साथ आ गए, मिल गए। काफ लीग की उस वक्त 20 सीटें थी, वो सारे चले गए थे गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्रुप्स में सारे और उनको लिए। तो मकसद ये है कि अगर तो इस तरह का सीन बनेगा तो डेफिनेटली सारे लोग आ जाएंगे। वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब बनते हैं, कादिर बलोच बनते हैं या कोई और ऐसा जो आ जाएगा जिसको वो बनाएंगे। वो तो ठीक है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब या अब्दुल कादिर बलोच साहब, इन्होंने ये क्यों फैसला किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने का? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज छोड़ने की वजह भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। इस बात में भी कितनी सदाकत है, क्योंकि अमूमन हो सकता है कि कोई और ही वजूहात हो? देखिए नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये सबको पता है, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ होस्ट कर रहा था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मैंगल होस्ट कर रहा था पीडीएम का जलसा और यहाँ पर उन्होंने मेज़बानी करनी थी। तो इनके कुछ ट्राइबल इश्यूज भी हैं सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान और बहुत से इश्यूज हैं। तो उस पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज भेजा और कि आप ये हम होस्ट कर रहे हैं, अगर सरदार सनाउल्लाह ज़हरी आते हैं तो उनके लोग भी ट्राइबल लोग होंगे, आर्म्ड होंगे, हमारे लोग भी आर्म्ड होंगे, क्लैश हो जाएगा, एक खून खराबा होगा। लिहाजा अगर वो आएंगे तो फिर हम माजरत करते हैं, हम इसमें नहीं आएंगे, हम होस्ट नहीं करेंगे, कोई और होस्ट कर लेगा। और अगर आप उनको रोक सके तो उनको रोक दें। शायद खाकान अब्बासी साहब ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि नवाब सनाउल्लाह साहब आप ना आए, क्लैश का खतरा है, ये है, हम ये चाहते हैं और वो बहुत अहम है हमारे लिए। उस वक्त तो छोड़ के आए थे, पीटीआई की हुकूमत को छोड़ के आए थे, तो बड़ा उनको वेलकम कर रहे थे।
तो इस वजह से वो बड़ा नाराज हुए। जाहिर है वो एक सरदार हैं, उन्होंने फौरन नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेइज्जती है। उस वजह से उसके बाद वरना उसी बयानिए के साथ तो वो सर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर इन दोनों ने इंतखाब क्यों किया? देखिए उनके पास ऑप्शन क्या था, आप जरा बताएं। क्या पीटीआई में, अगर मैं यही सवाल आपसे करूं कि पीटीआई में जाना उनके लिए बेहतर है, उनके और नून लीग छोड़ के वो आए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो सकती है? तो पीपल्स पार्टी ये थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 2018 के इलेक्शन में भी जरदारी साहब बहुत उनको तवक्कुआत थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बलूचिस्तान और सिंध दिया जाएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसीलिए तमाम लोग यहाँ से जो बाप में शाम पार्टी बनने से पहले वो सारे पीपल्स पार्टी में जा रहे थे और उन्होंने उनकी क़यादत से जरदारी साहब से वो मीटिंग भी की और उसके बाद जब ये फैसला किया गया कि नहीं अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बननी चाहिए ताकि काउंटर किया जाए कॉम्प्रसों को, और आपने देखा कि उनका बयान ये था कि अब मरकज से फैसले नहीं होंगे, अब सब फैसले बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में होंगे। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी और सारे उसमें शामिल हो गए। तो ये लोग सारे पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी का मामला नहीं बना तो मैं नहीं समझता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने गुफ्तगू की। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मुमकिना तैनाती के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब ने जुडिशल कमीशन जो है, जो जजेस को अपॉइंट करती है, सिफारिश करती है उनकी अपॉइंटमेंट की, उसको एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर ये कहा है कि वो एड हॉक बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी तैनाती के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही उन्होंने कमीशन को इस तरह का कोई अंदिया दिया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक जस्टिस अहमद शेख ने इस ख़त के अंदर ये भी वाज़े किया है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तैयार हैं। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट के ही एक जूनियर जज जस्टिस मजहर अली की भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट की सिफारिश थी वो जुडिशल कमीशन की तरफ से हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल का एक सख्त जो मौक़िफ़ था वो सामने आया। बहुत एक सख्त पोजीशन ली बार काउंसिल ने उस पर, और अब मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास इस हवाले से 10 अगस्त को होगा। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिज़ा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो सर। सर ये क्या मामला है, एड हॉक बेसिस और परमानेंट अपॉइंटमेंट, क्या फ़र्क होता है और कितनी इसके अंदर स्पेस है जुडिशल कमीशन के पास भी इस हवाले से फैसले करने की, और जो जज हैं जिनके हवाले से ये फैसले हो रहे हैं उनके पास भी कितनी स्पेस होती है ये फैसला करने की कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? देखें, इसमें एड हॉक जज और परमानेंट जज का सो फार एज ए सुप्रीम कोर्ट जज का ताल्लुक है, इख्तियारात दोनों के कॉमन हैं, दोनों फैसला लिख सकते हैं, इख्तिलाफी नोट लिख सकते हैं, मेजॉरिटी जजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए जज सुप्रीम कोर्ट तो उनको सिर्फ सीनियरिटी की वजह से कोई फर्क हो, वरना तो फैसले दोनों ही एक ही तरह के कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, कंसेंट भी दे सकते हैं। फर्क ये है कि जब एडहॉक का आप आर्टिकल 182 में ले जाते हैं तो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। टेम्पररी मतलब ये कि उसका लियन हाई कोर्ट में अपनी जगह है, वो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में नहीं आता है, उसको वहाँ की सैलरी और पर्क्स नहीं मिलते हैं, उसको सैलरी वगैरह सब कुछ जो है वो हाई कोर्ट की से मिलेगी। सही। तो उसमें ये है कि अब जैसे अहमद अली शेख साहब को ये ले जाना चाहते हैं तो अब वो अपने 5वें नंबर के जज से भी नीचे काम बैठ के करेंगे, तो ये एक बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है। दूसरी बात ये है कि
परमानेंट चीफ जस्टिस को आप आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ले ही नहीं जा सकते हैं। वो प्यूनी जजेस के लिए है कि जब हाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी स्ट्रेंथ कंप्लीट हो और किसी वजह से काम में कमी हो महसूस हो रही हो, बैकलॉग बढ़ रहा हो, उस सूरत हाल को कन्फ्रंट करने के लिए, मीट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये करते हैं कि वो हाई कोर्ट से जजेस मंगवा लेते हैं। कि तारीख में पहली दफे हुआ है कि वो हाई कोर्ट के जज को प्यूनी 182 में एडहॉक जज के तौर पे ले जा रहे हैं। ये मेरे नजदीक मैं समझता हूँ रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस है, इसलिए कि वो 3 महीने से ज्यादा अल जिहाद केस के फैसले के मुताबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस रख ही नहीं सकते। और जब तक अहमद अली शेख साहब का मैं समझता हूँ लियन हाई कोर्ट में है, आप किसी को परमानेंट चीफ जस्टिस भी नहीं बना सकते। एक केओस क्रिएट हो जाएगा जुडिशरी में। बिल्कुल सही। सॉरी, माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट तो अगर ये जैसे आप कह रहे हैं कि पहला ऐसा वाकया है और इस तरह होता भी नहीं है, तो क्या आपके ख्याल में ज़रूरत महसूस हुई कि जुडिशल कमीशन ने इस तरह सोचा ये फैसला करने का या ये कदम उठाने का? ये तो अरफा वही बताएंगे कि क्या उनके जहन में है, लेकिन अगर उनको ले जाना था चीफ जस्टिस को तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जगह ले जाते और मोहम्मद अली मजहर को एडहॉक जज के तौर पे ले जाते, लेकिन उनको वो परमानेंट जज के तौर पे ले गए, इन्हें एडहॉक जज पे ले जा रहे हैं कि ना ये इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और वो फिर अपने मनपसंद को चीफ जस्टिस बना लेंगे। सर, ये क्योंकि आपने जिक्र किया कि अपने मनपसंद को चीफ जस्टिस बनाने का, तो सर आजकल ऑब्वियसली बहुत इस हवाले से भी डिबेट हो रही है, अखबारों के कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, बहुत एक संजीदा सी डिबेट शुरू हो गई है कि कितनी ज़रूरत है इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल की कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने बहुत स्टैंड लिया है इसके ऊपर, मगर कुछ वकला का ख्याल है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल भी इतना कोई अहम नहीं है कि उसके बगैर फैसले किए नहीं जा सकते। देखिए, एक आदमी 10-12 साल से हाई कोर्ट में जज है और जब चीफ जस्टिस बनता है तो यकीनन उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आ जाते हैं, तो उस टेन्योर की तो आप उसके डिस्पोजल और रिपोर्टेड केस की तो किसी कैटेगरी में ना रखें, लेकिन जब वो जज होता है उसकी रिपोर्ट देखें क्या होती है क्या नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि सही बात है कि मेरिट्स भी देखना चाहिए, लेकिन मेरिट्स में भी आपने 4-5 जजेस को बाईपास कर दिया है और एक आदमी, और अब आप जब एडहॉक जज जिसको लेके जा रहे हैं उसका भी काम वही है जो परमानेंट जज का है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो ही वॉज नॉट फिट फॉर परमानेंट जज बट ही इज फिट फॉर एडहॉक जज। बिल्कुल, दोनों में बहुत बड़ा तसाद है, बहुत बड़ा तसाद है कि काम तो एक ही है, नेचर ऑफ जॉब तो एक ही है। अगर वो अहल नहीं था परमानेंट जज के लिए तो वो अहल नहीं है एडहॉक जज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट टाइम।